सीएएमपी पाथवे। तो पहले समझना जरूरी है कि ये सीएएमपी क्या है, तब हम पाथवे को समझेंगे। सीएएमपी क्या है? सीएएमपी एक तरीके का सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। बहुत सी ऐसी सिग्नलिंग होती है जिसमें कि सेकंड मैसेंजर की तरह सीएएमपी काम करता है। तो आपको पता चल गया कि सीएएमपी क्या है। सीएएमपी एक सेकंड मैसेंजर है जो कि कुछ सिग्नलिंग में काम कर सकता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल आता है तो वो सीएएमपी के कंसंट्रेशन को मोर देन 20 फोल्ड्स इंक्रीज कर सकता है कुछ ही सेकेंड्स में, स्पेशली उन पाथवे में जिस पाथवे में सीएएमपी का अपना रोल है। अब जब आप देख रहे हैं कि जब सीएएमपी एक्टिवेट हो रहा है तो इसका रेगुलेशन भी जरूरी है। कैसा रेगुलेशन? कि जितनी जल्दी सीएएमपी बन रहा है, काम हो जाने के बाद उतने ही जल्दी सीएएमपी को रिमूव करना भी जरूरी है। तो यानी रेगुलेशन जरूरी है बिटवीन, या फिर बैलेंसिंग जरूरी है बिटवीन, दैट इज सिंथेसिस ऑफ सीएएमपी एंड ब्रेकडाउन या फिर रिमूवल ऑफ सीएएमपी। ऐसा करने के लिए हमारे पास दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज, जो कि एक तरीके से 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम का काम क्या होता है? ये एंजाइम जो है साइक्लिक एएमपी को सिंथेसाइज करता है एटीपी से, यानी एटीपी का कन्वर्जन ये साइक्लिक एएमपी में करता है। और जब साइक्लिक एएमपी बन जाता है, अपना काम कर लेता है, तो उसके बाद उसका रैपिड तरीके से जो है एक तरीके से डिस्ट्रक्शन या रिमूवल या ब्रेकडाउन चलता है। और इसका रिमूवल या ब्रेकडाउन करवाने के लिए एक और एंजाइम है, दैट इज साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है? साइक्लिक एएमपी को ब्रेक करता है। अब इसका अगर आपको पाथवे देखना है तो कुछ ऐसा है, देखिए ये रहा एटीपी। एटीपी एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लिक एएमपी में। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? सेल के अंदर रिस्पॉन्स करवाएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करवाएगा। जिस फंक्शन के लिए एक्टिवेट हुआ है वो अपना काम कर देगा। काम करने के बाद क्या होगा? साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, इसको हम शॉर्टकट में पीडीई एंजाइम भी कहते हैं, साइक्लिक एएमपी पीडीई एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा? वापस से इस साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये बैलेंसिंग चलती रहती है कि भाई एटीपी जो है वो एसी की प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो गया, और साइक्लिक एएमपी काम करने के बाद पीडीई की प्रेजेंस में एएमपी में कन्वर्ट हो गया। जब ये बैलेंस ठीक ठाक चलता है तो पाथवे ठीक ठाक चलता रहता है। और रेगुलेशन ऐसे चलता है कि भाई एसी रहेगा तो सीएमपी बढ़ेगा, पीडीई रहेगा तो सीएमपी कम हो जाएगा, राइट। यही होता है ना कि अगर एसी प्रेजेंट है, एसी यानी एडिनाइल साइक्लेज, अगर एसी प्रेजेंट है तो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा या कम होगा? साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि एसी एटीपी से सीएमपी बनाएगा। लेकिन अगर पीडीई प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में तो समझ जाइए कि उस टाइम पे सीएमपी का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो जो पाथवे में सीएमपी कंसंट्रेशन को कम करना है उसमें पीडी अच्छा खासा काम करेगा, और जिस पाथवे में हमें सीएमपी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है वहां पे एडिनाइल साइक्लेज काम करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने बात की, दिस इज अ कैटालिटिक डोमेन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, जो कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपने कैटालिटिक डोमेन से जो है ये एटीपी का कन्वर्जन सीएमपी में यहाँ पे कर रहा है। ऑफकोर्स ये स्ट्रक्चर्स वगैरह याद नहीं करना है, बुक की पिक्चर है इसलिए स्ट्रक्चर के साथ है। आपको बस जस्ट याद करना है कि कौन सी चीज किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है, दैट्स इट। ओके, तो जो एडिनाइल साइक्लेज है जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी मेम्ब्रेन में एम्बेड है। तो ये क्या है? ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसने 12 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा है। और इसका जो कैटालिटिक डोमेन होता है वो साइटोसोलिक साइट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहां पे प्रेजेंट रहता है। There is at least 8 isoform in mammals, and most of which are regulated by both G protein and calcium. This is located in the inner side of the plasma membrane. और ये जो एंजाइम है वो इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। और इस टाइप के जो मतलब एडिनाइल साइक्लेज है इसके लगभग 8 आइसोफॉर्म जो है मैमल्स में देखने को मिल चुके हैं। So the membrane bound enzyme, it contains the two similar catalytic domain which convert the ATP to cyclic AMP on the cytosolic phase of the membrane, and two integral membrane domain, एक ये वाला डोमेन और एक ये वाला डोमेन, ठीक है। Each of which is thought to contain a 6 transmembrane alpha helices, 6 हेलिक्सेस यहाँ पे हैं एंड 6 हेलिक्सेस यहाँ पे हैं, मिला के टोटल कितने हो गए? 12 हेलिक्सेस हो गए। एक और यहाँ पे सेम वैसा एग्जांपल है, हार्मोन इंड्यूस्ड रिस्पांस मीडिएटेड बाय द कैम्प। जैसे कि अगर मान लीजिए टिश्यू अगर लिवर है
तो उस केस में GPCR जो प्रेजेंट होगा लिवर पे, उससे एपिनेफ्रिन या ग्लूकागन जाके बाइंड कर सकते हैं, जो कि लिगेंड की तरह काम करेंगे, और एज अ रिस्पॉन्स वो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा सकते हैं, एंड ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक सकते हैं। इस पाथवे को आज हम डील करेंगे कि ये कैसे करते हैं, कैसे लिवर पे जो है एपिनेफ्रिन ग्लूकागन जाकर GPCR से बाइंड करेंगे, कैसे वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को करेंगे, कैसे वो ग्लूकोज सिंथेसिस करवाएंगे, या फिर कैसे वो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोकेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट सेम पाथवे चल सकता है अगर टिश्यू स्केलेटन मसल है, उस टाइम पे भी हार्मोन एपिनेफ्रिन काम कर सकता है और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा सकता है एंड ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक सकता है। ये भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए, पाथवे को समझने के लिए पहले थोड़े से कंसेप्ट समझने जरूरी है कि क्यों हो रहा है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सेल को ये नॉलेज होना कि कब ग्लाइकोजन स्टोर करना है, कब जो है शुगर को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करना है, और कब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है सिंपल भाषा में कहें तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा इतनी हो जाए जितनी मात्रा बॉडी में जरूरी नहीं है, तो उस वक्त पे बॉडी क्या करती है, शुगर को या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेती है। ओके, लेकिन जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है और ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त पे बॉडी क्या करती है, इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को रिलीज करके ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है। यही है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाला पाथवे एक्टिवेट होगा या ग्लाइकोजन बनाने वाला पाथवे एक्टिवेट होगा। ठीक है, बेसिक समझ में आ रहा है। हर एक पाथवे के चलने के पीछे ना एक वजह होती है। सेल सिग्नलिंग को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है वो पाथवे, राइट। जैसे अभी मैंने आपको टेबल दिखाया, तो टेबल के बेसिस पे आपने ये समझ लिया कि वो पाथवे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बहुत से सेल के ऊपर रिसेप्टर था, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट होने की जरूरत है, तभी रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इस वजह से वो पाथवे चल रहा है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का अभी आपने क्या देखा, एक बेस देखा कि क्यों होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोजन का बनना और ब्रेक होना यानी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व है। तो चलिए थोड़ी सी बुकिश बातें करते हैं और कुछ ऐसी बातें समझते हैं जो मे भी आपको हो सकता है पता ना हो। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। लगभग सारे ही सेल जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, और ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल के द्वारा इसको ऑक्सीडाइज करके CO2H2O में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी मदद से सेल को ATP मिलता है, और सेल ATP का इस्तेमाल करके एनर्जी, मतलब एनर्जी जिस पाथवे में लगना चाहिए उस पाथवे में एनर्जी लगाकर उस पाथवे को कंप्लीट करती है। ठीक है, अब क्या है, बॉडी के पास एक चैलेंज है। द बॉडी मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम विथ अ वेरी नैरो रेंज। हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज का लेवल रहता है ना, वो बहुत नैरो रहता है, और एक्सेस ग्लूकोज जो रहता है उसको एनिमल में स्टोर कर दिया जाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। हम भी एनिमल ही हैं, राइट। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का रेंज नैरो क्यों रहता है, क्योंकि उसको स्टोर कर दिया गया है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन फॉर्म में। याद कीजिए, प्लांट में जो एक्सेस शुगर था वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो रहा था, तो क्यों, क्योंकि उतने शुगर की उस टाइम जरूरत नहीं थी। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जितना ग्लूकोज बन रहा है, जरूरी तो नहीं है बॉडी पूरे ग्लूकोज को उसी वक्त इस्तेमाल करे। हो सकता है बॉडी की रिक्वायरमेंट ना हो और हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बन रहा है। आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, ग्लूकोज बनते जा रहा है, जब बॉडी की डिमांड नहीं है तो भी ग्लूकोज बनते जा रहा है। तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड स्ट्रीम में लो रहे इसके लिए हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। ग्लाइकोजन एक ब्रांच पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज मोनोमर का बना हुआ है, जिस मोनोमर को लिंक किया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागन, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से।
पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल होते हैं उससे ये ग्लूकागन प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? इन रिस्पॉन्स टू द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत लो हो जाता है, उस रिस्पॉन्स में जो पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागन को सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागन क्या करता है? वो देखता है कि भाई बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, बट ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम है, और जो इंसान में ये चीज चल रही है वो इंसान बाहर से कुछ ग्लूकोज बॉडी में डाल भी नहीं रहा है। तो अब ग्लूकागन के पास एक ही ऑप्शन होता है कि एक काम करना पड़ेगा, जो हमने ग्लाइकोजन स्टोर किया है ना उसको ब्रेक करके उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब बॉडी में इंटरनल डिमांड होती है ग्लूकोज की, लेकिन बॉडी का अपना ग्लूकोज लेवल कम होता है ब्लड स्ट्रीम में, उस केस में जो पेनक्रियास से ग्लूकागन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की जो डिमांड होती है ग्लूकोज की वो डिमांड मीट हो जाती है। ओके, पहला कंसेप्ट। दूसरा, एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन पेनक्रियाज में पाए जाने वाले बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब आपने मान लीजिए आपने बहुत सारा खा लिया, ठीक है, और आप और खाए जा रहे हो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि बॉडी को उतने ग्लूकोज लेवल की जरूरत नहीं है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए कि भाई बॉडी में जो ये एक्सेस ग्लूकोज आ गया है जिसकी उसको जो है स्टोर किया जाए। तो उस सेंस में क्या होता है, बॉडी सेंस करती है कि भाई बॉडी का ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया है। उस केस में बॉडी इंसुलिन को सिक्रीट करती है पेनक्रियास से, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज, ये जो एक्सेस ग्लूकोज है ना उसके अपटेक को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो इंसुलिन तब बनता है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया है कंपेयर टू बॉडीज डिमांड। उस टाइम पे इंसुलिन बनेगा और सारे ग्लूकोज को पकड़ के स्टोर कर देगा उसको ग्लाइकोजन फॉर्म। लेकिन जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम है लेकिन बॉडी की डिमांड है कि ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उस केस में पेनक्रियास से ग्लूकागन सिक्रीट होता है, और ग्लूकागन क्या करता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कि ले भाई तू अपनी डिमांड पूरी कर ले, तेरे को जितनी डिमांड थी उतना हमने दे दिया। क्योंकि ध्यान रखिएगा हम जीपीसीआर पढ़ रहे हैं, ये जो इंसुलिन है ये इंसुलिन आरटीके पाथवे से काम करता है, जिसको हम आरटीके पाथवे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे में। ये इंसुलिन कैसे बॉडी के बढ़े हुए ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक और यहाँ पे फैक्टर है, एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को आपको पता होगा फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो या कहीं से भागने के चक्कर में रहते हो या फिर किसी चीज से दूर भागते हो क्योंकि आप उससे डर रहे हो, राइट, यानी आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन मतलब एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। ये भी एक हार्मोन ही है, राइट। तो बोला गया है कि अगर फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन बनता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ये जो एपिनेफ्रिन है ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रोवाइड द बॉडी विद द एक्स्ट्रा एनर्जी रिसोर्स नीडेड टू डील विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब वो जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है ना उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसा तो है नहीं कि आप डरे हुए हो तो आप खाना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड पूरी हो जाएगी, नहीं, राइट। तो आप डरे हुए हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी में एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन बढ़ा है वो एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जस्ट लाइक ग्लूकागन। और जब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी की जो डिमांड होती है ग्लूकोज की वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन है ये दोनों ही जीपीसीआर से बाइंड होकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है, लेकिन वो आरटीके पाथवे से काम करता है। बिल्कुल, एपिनेफ्रिन को हम तब यूज कर रहे हैं जब हमको तुरंत एनर्जी की डिमांड है, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के पीछे की वजह क्या है, क्यों कभी ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है तो क्यों कभी ब्रेक किया जा रहा है।
तो ग्लूकागन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि लगभग 29 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, जबकि एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि डिराइव किया जाता है अमाइनो एसिड टाइरोसिन से। ये दोनों ही मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके की कोई कॉमननेस नहीं है, दोनों में कोई चीज सेम नहीं है। बस सेम यही चीज है कि ये दोनों के दोनों जीपीसीआर से बाइंड करते हैं और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बस ग्लूकागन थोड़ा सा डिलेड बेसिस पे काम करेगा क्योंकि जब बॉडी की डिमांड होगी तो वो अंडरस्टैंड होके तब सिक्रीट होगा, जबकि एपिनेफ्रिन जो है वो जब हमें तुरंत एनर्जी की जरूरत है, स्पेशली जब स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तब काम करेगा। दोनों में से कोई भी बाइंड करे, बाइंडिंग ऑफ ईदर ऑफ दिस हार्मोन इट विल लीड टू द इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोजन सिंथेस। इन दोनों की वजह से ही, चाहे ग्लूकागन हो चाहे एपिनेफ्रिन हो, इन दोनों की वजह से एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि काम करती है ग्लाइकोजन बनाने का। तो ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनहिबिट कर देते हैं कि बहन रुक जा, ग्लाइकोजन नहीं बनाना है क्योंकि हम ग्लाइकोजन ब्रेक कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन नहीं बनता है, अपोजिंग द रिएक्शन इन विच ग्लूकोज यूनिट आर एडेड टू ग्रोइंग द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन की बात कर लीजिए या फिर ग्लूकागन की बात कर लीजिए, ये दोनों के दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये जो है ग्लाइकोजन सिंथेज को रोकते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनहिबिट कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो जीएस होता है, ये जीएस ग्लाइकोजन बनाने का काम करता है, जीएस कहा जाता है इसे शॉर्टकट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट स्टिमुलस है हमारे पास लाइक ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों डिफरेंट रिसेप्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, लेकिन सेम रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं सिंगल टारगेट सेल में। एक ही सेल के अंदर ये दोनों ये काम कर रहे हैं। इनका जो रिसेप्टर है वो एक्चुअल में प्राइमरी स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और लिगेंड बाइंडिंग जो पॉकेट होता है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा दोनों का रिसेप्टर जीपीसीआर ही है, बस माइनर बेसिस पे थोड़े से स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, following activation by the respective ligand, both receptor activate the same type of heterotrimeric G protein that cause increase in the CAMP level। यानी अगर ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही जो है G प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, और वो G प्रोटीन क्या करता है, वो G प्रोटीन CAMP का प्रोडक्शन करवाता है। वो CAMP की वजह से क्या होगा, CAMP की वजह से PKA एक्टिवेट होगा। PKA क्या करेगा, PKA का काम होगा कि भाई एक तरीके से GS को रोको और ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करो, जो प्रोटीन क्या करेंगी, जो प्रोटीन एक तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करेंगी, ये काम जो है शुरू हो जाए। तो ये है बेसिक अबाउट द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है और वो कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्यों इतने वैरायटी ऑफ हमको लिगेंड देखने को मिल रहे हैं, क्यों खाली ग्लूकागन काम क्यों नहीं कर रहा है, एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस होने की क्यों जरूरत थी, ये सब का जवाब आपको मिल गया होगा। अब समझते हैं पाथवे को। ठीक है, तो हम जो है इसकी बात कर रहे थे, देखिए इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, देख सकते हैं इनके टारगेट टिश्यू लिवर है। ठीक है, स्केलेटल मसल है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो लिवर मसल्स एरिया में स्टोर हो सकता है, तो वहीं से ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। अब पाथवे को समझते हैं। ओके, तो अभी तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सी चीज कैसे किसको कंट्रोल कर रही है, कब ग्लूकोज को स्टोर करना है और कब ग्लूकोज को मोबिलाइज करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ग्लाइकोजन जब बनता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज स्टोर हो रहा है। और जब ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा होता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, इसको नाम दिया जाता है ग्लूकोज मोबिलाइजेशन। ये सब वर्ड है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमने अभी बात किया, ग्लूकागन
एंड एपिनेफ्रिन। इनके प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेज, राइट। और जब इंसुलिन रहता है, जब इंसुलिन काम करेगा तो उसके केस में एक्टिवेट होगा दैट इज ग्लाइकोजन। क्योंकि सीधी सी बात है, फॉस्फोराइलेज का काम होगा ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में मदद करना, जबकि ग्लाइकोजन सिंथेस का काम होगा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में मदद करना। तो इंसुलिन सिंथेसिस करवा रहा है ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन, दैट इज स्टोर्ड, जो एक तरीके से ग्लूकागन होते हैं, सॉरी ग्लाइकोजन होते हैं, उनको ब्रेक करके शुगर में दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहानी ये है कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन का, यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, स्पेशली इस पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर में हम ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। क्योंकि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन दोनों चलाता है मेटाबॉलिज्म में। हम यहाँ पे ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को समझ रहे हैं। ठीक है, आगे ये रहा जीपीसीआर, जो कि आप एक काम करती हूँ जूम करती हूँ, ठीक है। ये रहा जीपीसीआर, आप देख सकते हैं। इस पे देखिए ग्लूकागन या एपिनेफ्रिन या कोई अदर मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है जिसकी मदद से बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जा सके। ठीक है, मेंशन कर दिया, यहाँ जीपीसीआर खाली मेंशन किया है। अदरवाइज अगर एपिनेफ्रिन आप लेते हो तो आप बीटा एडर्जिक रिसेप्टर मेंशन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमने यहाँ जीपीसीआर मेंशन किया है। जीपीसीआर में क्या हो रहा है देखिए, जीपीसीआर जब एक्टिवेट हुआ है तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया है तो जी अल्फा एक्टिवेट हो गया है। जी अल्फा देखिए एक्टिवेट होके क्या कर रहा है, जी अल्फा एक्टिवेट होके क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है किसको, देखिए ये एक्टिवेट कर रहा है इसे, दैट इज एडिनाइल साइक्लेज को, राइट। इसका इफेक्टर मॉलिक्यूल है जी अल्फा का, इफेक्टर मॉलिक्यूल मतलब कि टारगेट मॉलिक्यूल है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिव था तो जी अल्फा की मदद से क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। अब आपको पता है एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, ये जो है बॉडी में प्रेजेंट जो एटीपी है उस एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, सीएएमपी में। एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया, एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सीएमपी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। सीएमपी के साथ कौन बाइंड कर सकता है, सीएमपी के साथ बाइंड कर सकता है प्रोटीन काइनेज ए, जो कि पहले इनएक्टिव स्टेट में था। जैसे ही उसने सीएमपी के साथ बाइंड किया अब वो एक्टिव स्टेट में आ गया। नाउ दिस इज द एक्टिव स्टेट ऑफ पीकेए। कैसे एक्टिव स्टेट में आया, बिल्कुल वैसे ही कि रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हुआ, कैटालिटिक सब यूनिट अलग हुआ। ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो गया। अब वो कैटालिटिक सब यूनिट यानी एक्टिव पीके क्या क्या करेगा, एक्टिव पीके का यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एक्शन है। एक्टिव पीके क्या करेगा, एक्टिव पीके सबसे पहले जो है ये एक तरीके से जो ग्लाइकोजन सिंथेज होंगे, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन सिंथेज को ये इनहिबिट करेगा। कैसे कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्टिव स्टेट में थे उसको इनएक्टिव स्टेट में लेकर जाए, ताकि ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से ग्लाइकोजन ना बने। ओके, तो ये इनएक्टिव स्टेट में कैसे लेकर जाएगा, पीकेए जो है ग्लाइकोजन सिंथेज पे फॉस्फेट ऐड कर देगा। तो ये देखिए ये जीएस है, ये जीएस पे फॉस्फेट ऐड हो गया, जीएस इनएक्टिव हो गया। ये रहा पहला टारगेट पीकेए का। मैं यहां बनाती भी जाती हूँ अलग से कि पीकेए ने क्या किया, पीकेए ने फॉस्फेट ऐड किया तो जीएस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव हो गया, जीएस इज इनएक्टिव, पहला टारगेट। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा पीके जो है ये क्या कर सकता है, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, इसको हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जीपीके भी कहते हैं। ये जीपीके बिना फॉस्फेट ऐड हुए इनएक्टिव स्टेट में रहता है, तो पीके इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करके इसको एक्टिव कर देता है। तो पीके ने किस पे फॉस्फेट ऐड किया, पीके ने फॉस्फेट ऐड किया
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज पे, ये काइनेज है और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव। ये काइनेज जब एक्टिव होता है तो ये काइनेज क्या करता है, ये काइनेज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ऐड करता है। अब ये जो जीपीके है, इसने क्या किया, इसने फॉस्फेट ऐड किया किस पे, दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फो फॉस्फोराइलेज पे, जीपीपी पे। इसकी वजह से क्या हो गया, ये भी एक्टिव हो गया। अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये अपने एक्टिव स्टेट में क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेज अपने एक्टिव स्टेट में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, दैट इज ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन ग्लूकोज में। और अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, अब ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जहां पे डिमांड है कि हाँ भाई हमको ग्लूकोज चाहिए। और इस तरीके से बॉडी की जो डिमांड होती है ग्लूकोज की वो फुलफिल हो जाएगी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। पीके का एक और एक्शन भी क्या है, पीके दूसरे पाथवे को भी रेगुलेट कर सकता है, कैसे, वो क्रेब को फॉस्फोराइलेट करके। क्रेब वाला पाथवे कौन सा है, जो अभी हमने पुराना अभी पीछे देखा था, वो वाला पाथवे। बताइए, क्लियर हुआ ये, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म सबको क्लियर हो गया, कैसे चल रहा है। तो एक समरी देख लेते हैं इसका, ताकि रही सही कसर पूरी हो जाए। समरी में क्या है, समरी में मान लीजिए लिगेंड आया, ठीक है, इन्होंने बाइंड किया जीपीसीआर से, जीपीसीआर की बाइंड करने की वजह से जी अल्फा एक्टिवेट हुआ जीटीपी फॉर्म में। जी अल्फा ने क्या किया, जी अल्फा ने एसी को एक्टिवेट किया। एसी ने क्या किया, एसी ने सेल के अंदर पाए जाने वाले एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हाई साइक्लिक एएमपी है, इसकी जरूरत किसको है, इसकी जरूरत है पीके को, राइट। तो पीके जो है हाई साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में एक्टिव हो गया। आपको पता है कैसे एक्टिव हुआ, बार बार यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, वही रेगुलेटरी एंड कैटालिटिक सब यूनिट वाला एक्टिवेशन हुआ, फाइन। तो यहाँ पे कैम्प पाथवे चला, पीके एक्टिवेट हो गया। पीके क्या करता है, पीके फॉस्फोराइलेट करता है जीएस को, और जीएस क्या हो जाता है, जीएस हो जाता है इनएक्टिव। जीएस यानी ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। पीके फॉस्फोराइलेट करता है किसको, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को। लेज काइनेज को, यानी जीपीके को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से ये भी एक्टिव हो जाता है। अभी जो जीपी के एक्टिव हुआ है, ये क्या करता है, ये फॉस्फेट ऐड करता है किस पे, ये फॉस्फेट ऐड करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी जीपीपी। और ये भी एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होते हैं। इसके एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, इसके एक्टिव होने की वजह से जो ग्लाइकोजन था, वो ग्लाइकोजन एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज में।
और वो ग्लूकोज कहाँ चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्टली ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट एंड देन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो यहां से आपको कुछ बातें पता चल रही हैं। पहली बात क्या, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई फॉस्फोराइलेशन किसी को एक्टिवेट ही करवाए। फॉस्फोराइलेशन किसी चीज को इनएक्टिव भी कर सकता है या फिर एक्टिव भी कर सकता है। ग्लाइकोजन सिंथेस का एग्जांपल देखिए, वहां पे फॉस्फोराइलेशन के द्वारा इनएक्टिव हो रहा है एंजाइम, बाकी जगह देखिए फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एक्टिव हो रहा है। तो फॉस्फोराइलेशन जैसे कुछ कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि मे बी फॉस्फोराइलेशन से हमेशा टारगेट प्रोटीन एक्टिव ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इनएक्टिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर रखी गई है, बढ़िया से पिक्चर है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि एक्टिव पीके क्या कर रहा है, एक्टिव पीके जीएस पे फॉस्फेट ऐड करके उसको इनहिबिट कर दे रहा है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ना बने। और एक्टिव पीके क्या कर रहा है, जीपीके को एक्टिवेट कर रहा है, और जीपीके जो है जीपी को, या हमने जीपी की जगह जीपीपी लिखा है। मैं काम करती हूँ, मैं एक पी मिटा देती हूँ वरना फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैंने पायरोफॉस्फोराइलेज के लिए 2 पी लिखा था। तो जब पीके एक्टिव है तो वो जीपीके को एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फोराइलेट करके, फिर जीपीके जो है जीपी को एक्टिवेट कर दे रहा है, और जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जा रहा है। ये कब हो रहा है, जब इंक्रीज सीएमपी है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करना है और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोकना है, तब होता है ये पाथवे। और अगर सीएमपी डिक्रीज है तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन डिक्रीज हो जाएगा और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। कब, जब प्रोटीन काइनेज ए जो है वो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इनएक्टिव है या पाथवे चल ही नहीं रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई एक तरीके से जो यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है, यानी फॉस्फेटेज एंजाइम अगर यहाँ पे एक्टिव है तो वो सभी के फॉस्फेट को हटा देगा, तो वो जीएस के भी फॉस्फेट को हटा देगा, तो जीएस एक्टिव हो जाएगा, तो वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने लगेगा। और अगर वो एक्टिवेट है, फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट है, तो वो जीपीके के फॉस्फेट को हटा देगा, जीपीके इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो जीपी के फॉस्फेट को हटा देगा तो जीपी भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से फिर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का पाथवे नहीं चलेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस का पाथवे चलेगा। तो दोनों हर तरीके से आपको समझा दिया गया है कि जिस भी तरीके से सवाल बने आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। चाहे कोई बोले इंक्रीज सीएमपी के टाइम पे बताओ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा, तो कैसे चलेगा बता दिया गया है। तो एक ही सवाल को करने के ना तरीके बहुत सारे होते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अभी जो आपको कंसेप्ट बताया गया जिसमें कि हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा, जिससे हमें ये पता चला कि किस वक्त पे बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और किस तरीके से जो है ग्लाइकोजन जब ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन होता है, राइट। बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। तो उसी के बेसिस पे एक सीएसआई नेट का क्वेश्चन आपके सामने मैंने पुट किया है, और मैं मान के चल रही हूँ कि जिस भी बच्चे ने बहुत ध्यान से लेक्चर को सुना है वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मैं किसी एक स्टूडेंट का कुछ दिन बाद जो है आंसर पिन कमेंट में उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। Thank you so much. We'll see you soon in the next session.